हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन का, यानी मूल्यांकन। ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक किसी एक सब्जेक्ट की बजाय बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर दिया हुआ है। तो ये आपकी जो है हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। जैसे आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसकी 4th यूनिट में आप देख लेना, इवैल्यूएशन के टॉपिक दिए हुए हैं। कोई भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है जो भी। उसके बाद जैसे आपका लर्निंग एंड टीचिंग का एक पेपर है, उसके अंदर भी ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। एक पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके अंदर भी इवैल्यूएशन का टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपकी हर एक पेपर में हेल्प करेगा। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इवैल्यूएशन होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जो मूल्यांकन होता है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, यानी शब्दों में अगर इसका अर्थ देखें, तो ये 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है, मूल्य और अंकन। मूल्यांकन का अर्थ हो गया मूल्य का अंकन, यानी जो भी हमारे मूल्य हो गए उसको अंक रूप प्रदान करके उसकी व्याख्या करता है, वो क्या होता है, मूल्यांकन। अब आपका एक शब्द और होता है मापन, वो भी मूल्यांकन का एक पार्ट है। मापन में हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को अंक रूप प्रदान करते हैं। वो क्या करेगा, सिर्फ उसको अंक दे देगा, उसकी व्याख्या नहीं करता। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मापन होता है, मापन में मान लो किसी बच्चे के मार्क्स आ गए 15, एक के आगे 20, एक के आगे 25 आउट ऑफ 25, ठीक है। तो इसमें क्या पता चलेगा, मूल्यांकन इसकी व्याख्या करेगा कि जो जैसे 15 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है, उसे उस कार्य की नॉलेज जो है नॉर्मल है, ठीक है। अब दूसरा आ गया 20 मार्क्स वाला। अब जो 20 मार्क्स वाला स्टूडेंट है, उसे उस कार्य की जो नॉलेज है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है। अब जो 25 वाला मार्क्स वाला स्टूडेंट है, उसकी जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी है। यानी ये इनकी इस तरह से व्याख्या करता है अंकों के आधार पर। अब जैसे मूल्यांकन क्या है, एक साधन के रूप में भी कार्य करता है। ये क्या करता है, एक टीचर को उसके शिक्षण की सफलता और असफलता के बारे में बताता है। जैसे टीचर क्या करता है, क्लासरूम में आता है, अपना जो लेक्चर उसने तैयार किया है वो वहाँ पर प्रेजेंट करता है, फिर बच्चों से उनके बारे में कुछ क्वेश्चन पुट करता है, ये देखने के लिए कि जो मैंने शिक्षण करवाया है वो मेरा सफल है या असफल। अगर उन क्वेश्चन के आंसर मोस्टली बच्चे दे देते हैं तो उसका जो टीचिंग है या शिक्षण है वो क्या हो गया, सफल हो गया। अगर मोस्टली बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाते तो जो उसका शिक्षण है या मेथड, जिस मेथड से वो पढ़ा रहा था, वो क्या हो गया, असफल। यानी उसे उसमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो ये मूल्यांकन उसमें भी उसकी सहायता करता है। ये तो था हमारा इंट्रो। उसके बाद आते हैं जैसे इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। अब विशेषता में हम क्या करेंगे कि इसी तरह से जैसे इंट्रो में आता है उसी से निकलकर ही हमारी विशेषताएं आती हैं। जैसे सबसे पहले क्या हो गया कि मूल्यांकन जो होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन कभी भी रुकता नहीं है, या इसको एक सतत प्रक्रिया भी बोल देते हैं। दूसरा क्या होता है कि मूल्यांकन में हमें विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। विकास के सभी पक्ष कौन कौन से हो गए, जैसे सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, ये सारे पक्ष जो है मूल्यांकन क्या है, इसको शामिल करता है। यानी हर एक पक्ष को शामिल करके ही मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आता है जो मूल्यांकन होता है वो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया में भी सुधार लाता है। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार कैसे लाएगा कि जैसे हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे और टीचर को ये पता चलेगा कि ये मेथड मेरा सही है या नहीं है, तो वो उसमें अगर सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो उस मेथड में चेंज करता है। तो इससे क्या है, वो उनकी जो पढ़ाने का तरीका है, शिक्षण है, तो ये उसमें भी सुधार लाता है। दूसरा कहता है हमें क्या है, जो स्टूडेंट्स की सिचुएशन कैसी है, उनके ज्ञान का स्तर कितना है, इस बात की भी हमें मूल्यांकन के द्वारा
द्वारा नॉलेज होती है। अब जैसे हमें क्या कहते हैं कि टीचर पढ़ा दिया और चला गया, इससे हमें ये तो नहीं पता चलता ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उस सब्जेक्ट की या फिर उस टॉपिक की नॉलेज कितनी हुई है, ये सब हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। दूसरा क्या होता है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर जो कमजोरी है, यानी बच्चों को अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके कारणों का हम पता लगाकर उसको दूर करने की कोशिश करना, ये मूल्यांकन के अंदर आता है, यानी उनका निदान किया जाता है। फिर है हमारे नीड्स, यानी मूल्यांकन में इसकी आवश्यकता क्यों है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले है सीखने की प्रेरणा, यानी देखो कोई भी काम होता है, बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाता है, अगर उन्हें ये लगता है बच्चों को कि हम इस चीज़ को सही से नहीं ग्रहण कर पा रहे, तो क्या करते हैं उनके अंदर एक उत्तेजना पैदा होती है, तो वो जिससे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो मूल्यांकन इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। अब जैसे जो कैरिकुलम तैयार किया गया है उसमें क्या होता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, अगर वो कैरिकुलम या फिर जो हमारा सिलेबस तैयार किया गया है वो बच्चों को हम पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चों को वो समझ में नहीं आता, तो हमें उसमें चेंज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर शिक्षण विधियाँ भी सही है और टीचिंग मेथड भी सही है तो क्या होगा, हमारे सिलेबस के अंदर या कैरिकुलम के अंदर ही कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो वो जो हमारा कैरिकुलम होता है या तो उनके एज लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होता या फिर उसको वो इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो इसलिए जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है उसके लिए भी इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है शिक्षण में उन्नति। अब एक टीचर है जो वो टीचिंग करवा रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा टीचिंग मेथड है वो सही है या नहीं है, तो वो क्या करेगा, बच्चों का मूल्यांकन करता है, यानी उनसे क्वेश्चनिंग पुट करता है और उनसे आंसर लेने की कोशिश करता है। अगर बच्चे आंसर सही दे देते हैं तो जो उसके टीचिंग मेथड है वो सही है, और अगर मोस्टली बच्चे आंसर नहीं दे पाते तो क्या होता है, जो उसका शिक्षण मेथड है वो उसको उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। तो जो शिक्षण में भी उसमें सुधार लाने के लिए भी इस मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। हम क्या होता है, हम जब बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये इस फील्ड के अंदर आगे जाएगा। तो अगर हमें बच्चों को निर्देश और परामर्श भी देना है तो हम उसके आधार पर भी बच्चों को निर्देश और परामर्श दे सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे की मान लो साइंस अच्छी है तो हम उसे गाइड कर सकते हैं कि वो आगे मेडिकल लाइन में जा सकता है या फिर नॉन मेडिकल ले सकता है, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे की ड्राइंग वगैरह अच्छी है तो वो पेंटिंग वगैरह में उसकी अच्छी, उसको उस फील्ड के अंदर हम उसे आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो निर्देशन और परामर्श के लिए भी मूल्यांकन ज़रूरी होता है। उसके बाद है परीक्षा प्रणाली में सुधार। हम जो मूल्यांकन करते हैं वो हम कई तरीक़ों से करते हैं, रिटन बेस, ओरल बेस या प्रैक्टिकली बेस, तो इसके अलग अलग बेस होते हैं। तो कौन सा मेथड सही है मूल्यांकन करने के लिए, तो वो भी क्या करता है, उसमें हम मूल्यांकन के थ्रू हमें पता चलता है। तो जो हमारी परीक्षाएं प्रणाली होती है उसके अंदर भी इसमें सुधार लाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है विद्यालयों में सुधार। अब विद्यालयों में सुधार कैसे होगा कि आप जैसे नई नई टेक्निक्स आ रही हैं आजकल, तो क्या करेंगे, मान लो बच्चों को जो टीचर्स का मेथड है उस मेथड से समझ में नहीं आ रहा, तो न्यू टेक्निक्स जैसे प्रोजेक्टर हो गए या फिर कंप्यूटर पर हम बच्चों को लर्निंग करवाते हैं, तो नई नई मेथड वहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा लर्निंग करवाई जा सकती है। तो इससे क्या करते हैं, विद्यालय में भी सुधार होता है। उसके बाद है छात्रों का वर्गीकरण। अब छात्रों का वर्गीकरण हम इस आधार पर कर सकते हैं कि बच्चा ये लो लेवल का है या नॉर्मल लेवल का है या गिफ्टेड बच्चा है। अगर मान लो एक बच्चा है जो मतलब हर एक सब्जेक्ट में उसको किसी भी मेथड के थ्रू मतलब बहुत कम समझ में आ रहा है तो वो बच्चा लो लेवल का होगा, और अगर बच्चे को ठीक समझ में आ रहा है तो वो नॉर्मल होगा। और एक बच्चे होते हैं जो हर एक मेथड से हर एक चीज़ को कैच कर लेते हैं, वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। इस तरह से मूल्यांकन के थ्रू हम छात्रों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं।
उसके बाद है हमारा स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया में इसके क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा उद्देश्यों का चयन। देखो, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे उद्देश्य हमें ज़रूर डिसाइड करने पड़ेंगे, तभी हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो मूल्यांकन के उद्देश्यों का भी चयन हमें सबसे पहले करना होता है। उसके बाद है उद्देश्यों का निर्धारण विश्लेषण। जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो हम ये देखते हैं कि ये हमारे मापदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं, हम उनका विश्लेषण करके देखते हैं। जो हमारे ये उद्देश्य होते हैं ये हमारे सामाजिक, आर्थिक और नैतिक, ये हर तरह से हमें फुलफिल करते हों, उस तरह के उद्देश्य हमें यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। तो हम उसका यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। फिर आगे है मूल्यांकन प्रविधियों का चयन। हमने उद्देश्य तो तैयार कर लिए, अब हम उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, तो हमें उन विधियों को भी यहाँ पर उनका चयन करना पड़ता है। फिर आगे है प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना। अब जो हमने मेथड यूज़ किए हैं हम उसको अप्लाई भी तो करेंगे। अब उसको अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट हमारे सामने क्या निकल के आता है, ये हमारा 4th स्टेप हो गया। तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो प्रविधियाँ प्रयोग करते हैं उनका रिजल्ट निकालना। उसके बाद है परिणामों का सामान्यकरण करना। अब जो हमारे सामने रिजल्ट निकल के आए हैं उसका जनरलाइज हम करते हैं 5th स्टेप के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के प्रकार। जो मूल्यांकन के प्रकार होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन, तीसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव को हम रचनात्मक इवैल्यूएशन मूल्यांकन बोल देते हैं, समेटिव को हम संकलनात्मक इवैल्यूएशन बोल देते हैं और डायग्नोस्टिक को हम निदानात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। अब जो हमारा सबसे पहले है क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि मान लो हमें बच्चों की लगातार फीडबैक लेनी है, तो उसके लिए हमारा जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यूज़ किया जाता है। अब मान लो हमने कोई लेक्चर में करवाने के बाद हम बच्चों से पूछते हैं, आंसर लेते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। या फिर अगर हम एक यूनिट करवा दी उसके बाद उसका टेस्ट लेंगे तो वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। एक उदाहरण और है, जैसे मान लो अगर कोई पब्लिशर कोई बुक पब्लिश करता है तो वो बुक को जैसे स्कूलों में या फिर मार्केट में भेज देता है कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई है या फिर इसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें सुधार करेगा, तो वो भी हमारा क्या आएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। उसके बाद है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है ये हमारा सत्र के अंत में किया जाता है, यानी एक पूरा कंप्लीट काम करवाने के बाद जब हम उसको टेस्ट लेते हैं या इवैल्यूएशन करते हैं तो वो हमारा समेटिव हो जाता है। मान लो हमने एक उसकी जैसे हम एक एक यूनिट करवाएंगे, उसका टेस्ट लेंगे, वो हमारा फॉर्मेटिव के अंदर आ जाता है। लेकिन सारी यूनिट्स को इकट्ठा करके हम लास्ट में उनका टेस्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। इसमें जैसे हम मान लो एक किसी स्कूल को या फिर हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है उसको मान लो किसी बुक को जैसे मैथ की बुक को चूज़ करना है कि कौन से पब्लिशर की सही रहेगी, तो वो क्या करता है अलग अलग पब्लिशर की बुक मंगवा लेता है या फिर अलग अलग राइटर की, तो उसमें से उसको चूज़ करना ये भी क्या होगा हमारा समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। उसके बाद जैसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है कि मान लो जो बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं तो वो क्या करता है उनकी असफलता का पता लगाने की कोशिश करता है, यानी इसका कारण क्या है, यानी कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। अब जैसे हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो आपका पेट दर्द कर रहा है तो डॉक्टर क्या आपसे पूछेगा कि आपने बाहर का कुछ खाया था, क्या खाया था, मतलब ये चीज़ें पूछने की कोशिश करेगा क्या किसके लिए उपचार करने के लिए। तो वो क्या होगा जो जैसे कारणों का पता लगाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।
मैंने इसको इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या आएगा, डेली असेसमेंट, जो दैनिक आंकलन होता है वो फॉर्मेटिव के अंदर आता है। लिंक टू लर्निंग एक्सपीरियंस, हमारा जो अधिगम अनुभव है उसको ये लिंक करना, ये भी फॉर्मेटिव के अंदर आता है। उसके बाद है एक्सेसिव स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी ऑफ स्किल, स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग या समझ होती है और किसी स्किल के अंदर उनकी मास्टरी कितनी है या महारत कितनी है, ये उसका आंकलन भी फॉर्मेटिव के अंदर किया जाता है। उसके बाद है डाटा यूज टू मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन, यानी हमने कोई निर्देश दे दिया किसी बच्चे का मूल्यांकन करके एक दिन, फिर दूसरे दिन उसके कुछ सुधार हुआ, तो क्या करते हैं हम उन सुधारों के अकॉर्डिंग अपने निर्देशों में भी सुधार कर देते हैं, तो वो भी क्या होगा, हमारा फॉर्मेटिव के अंदर आएगा। उसके बाद है समेटिव इवैल्यूएशन, एंड ऑफ ईयर असेसमेंट, यानी साल के अंत में जो आंकलन किया जाता है वो किस में आएगा, हमारा समेटिव इवैल्यूएशन में। स्टेट असेसमेंट यानी राज्य का आंकलन। उसके बाद है मेजर स्टूडेंट AYP, यानी स्टूडेंट्स की AYP को मापना, वो भी किस में आएगा, हमारा समेटिव इवैल्यूएशन में। यहाँ पर AYP है जो वो है एडिक्वेट ईयरली प्रोग्रेस। उसके बाद है ए कंपोनेंट ऑफ टीचर अकाउंटेबिलिटी एंड इवैल्यूएशन, यानी एक टीचर की जवाबदेही इसमें समेटिव के अंदर आती है। जैसे मान लो बच्चे का लास्ट में जो भी परिणाम या रिजल्ट निकल के आता है, हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका बच्चे की क्लास में क्या पोजीशन है और उसकी क्या सिचुएशन है, मतलब उसको कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट की, आपकी हर एक जो उसका लेवल हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।